कोक के बाद और कोक से पहले आपकी कॉन्सर्ट प्राइस अगर मैं पूछूं, क्लियर कट बताऊं? क्लियर कट बताएं क्लियर ना। कट अभी वाली नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी कि इट स्टार्टेड विद 5000 रुपीज। ठीक उसके 1 साल बाद शोज करते करते अपने आप को मनवाते मनवाते मैं 1.5 लाख तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान के गुलकारों में सबसे फजूल किसको समझती है? अच्छा, अब कंट्रोवर्सी। मेरी पॉडकास्ट शुरू हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता। अब आप ये क्लिप लगाएंगे। फिलहाल तो मेरी नजर में चाहत फतेह अली खान ही फजूल है, जिसको लोग इतना अटेंशन देते हैं। मौसीकी की दुनिया में आपका क्रश कौन है? बहुत स्वीट लगते हैं, फैसल कपाड़िया। बहुत से ऐसे डिजर्विंग सिंगर जो कोक स्टूडियो में नया आ सके, रहीम शाह साहब का नाम लूं, मुस्तफा जाहिद ने आके बताया, तो आपको क्या लगता है कि क्या मामला है, मेरिट पे होता है? मुझे नहीं समझ आता कि क्या क्राइटेरिया है कि जिस पर आपको टैलेंट दिखता नहीं है। आपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला है कि आपके वालिद साहब थोड़ी जारहाना तबीयत रखते थे, एग्रेसिव थे, मारते भी। ये बताएं नताशा कि ये मुनासिब है कि ये बातें कैमरे पे की जाए? ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। सुर है इनके बहुत पक्के, नहीं है कोई ऐप, इतना अच्छा गाती है हमारी नताशा बेग। बहुत शुक्रिया। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत कैसे? से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, छाई नहीं है आप तो, है जहाँ देखे आप, जहाँ देखे भाई आप। देखिए, अगर म्यूजिक वाइज छाई हूँ तो अच्छी बात है, बाकी दूसरे चीज़ों में जब आप वायरल होते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतनी मजे की चीज़ है। मजे की चीज नहीं है। मतलब जो बदनाम काम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बट एक पुरानी खैर saying ये है। तो बात है कि मतलब आप कुछ भी करो, हिस्ट्री में कितने अच्छे लोग गुजरे हैं, वो बेचारे बदनाम हुए हैं, फिर बाद में सही साबित हुए हैं। बट म्यूजिक जो मैं कर रही हूँ, अगर वो चीज़ मेरी वायरल हो तो मजा आया। वो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिशियन और सिंगर्स को लाइमलाइट में होना जरूरी है। वाई पॉलिटिशियंस? वो तो ऑलरेडी है लाइन नहीं है भाई, ये बड़े फुटेज के भूखे हैं। मैं आपको क्यों सच है? बताऊं, मतलब जब टीवी खोलो तो म्यूजिक कम और सिर्फ न्यूज और चैनल उन्हीं वो की कुछ शक्लें। चुनिंदा जिनकी बात हेडलाइन बनती है, सबकी नहीं। अच्छा। पॉलिटिक्स तो 1 लाख बंदा कर रहा है ना, वो वाले नहीं। वो सारे वो बोलते हैं यार हमें कहीं ना कहीं दिखना है, और सिंगर्स का भी बनता है मेरे। अजीब बात है, क्योंकि देखिए एज अ सिंगर मुझे पता है रिक्वायरमेंट है मेरी, फेमस होना एक रिक्वायरमेंट है। बाकी पॉलिटिशियंस अपना काम करे, मुल्क चलाएं, उन्होंने क्या करना है फेमस होके? ये एक नसीब की चीज है वैसे तो नसीब की चीज है। ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। या। ये अल्लाह की तकसीम है, किसको अल्लाह दे देता है किसको इज्जत दे और किसको। और अच्छा, अपने बारे में बताएं। कराची में पैदा हुई, जी। हुंजा चली गई, हम्म। हुंजा में अपब्रिंगिंग हुई आपकी, फेस आपका हुंजा वाला है, यकीन करें गिलगिती लुक आ रहा है। हाँ। और क्या मामलात हैं, आपको क्या बोले, हम हुंजाई बोले, आप कराची बिल्कुल- बोले, I am हुंजाई a कबाब है हुंजाई। आप, मैं और मुझे हुंजाई लग रही है कबाब भूख, नहीं हूँ। मुझे लग रही है नहीं। भूख, समझ रही हैं? हुंजाई लोग इतना लगता होगा कबाब खाते हैं, पर इतना कबाब नहीं खाते हैं। हम लोग मैं खाता हूँ बड़े कबाब। रोटी वाले लोग हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रही, मैं खाता हूँ कबाब, मुझे तो आप- पसंद है। आप खाते रहे। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं, मुझे हुंजाई कबाब पसंद है। हुंजाई कबाब कौन से होते हैं? तो यहाँ हर लोगों ने हर डिश के साथ हुंजाई डाल के उनको हुंजाई डिश बना दी है। मैंने सुना है कहीं हुंजाई कढ़ाई मिल रही है। हुंजाई कढ़ाई के नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता, उन सबको लोग नहीं अपना जो है करता, ना लेकिन हुंजाई कबाब वो जो लंबे लंबे होते हैं ना, गोल 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 गोल, बहुत लंबी होती है, वो वाले अच्छे होते हैं। बहरहाल आपने कहाँ खाए? हुंजा में भी खाए, यहाँ भी खाए। बस गए। नहीं क्यों, अच्छा। आप करते रहे सवाल। मैं अपनी उसमें अटल हूँ, अच्छा ठीक। जवाब मैं वही दूंगा, फिक्र ना Okay. करें। ओके। हाँ जी। अच्छा, तो बताएं कि हुंजा का क्या ताल्लुक है आपकी जिंदगी में? जी मैं हुंजा से हूँ और पैदाइश मेरी कराची में हुई, क्योंकि अब्बा की जॉब इस तरफ थी, कराची की तरफ थी। सही। बट ऑब्वियसली ही वाज डूइंग अ जॉब, और तब घर वर इस तरह से सेट नहीं हुआ था। तो मीनवाइल अम्मी और मैं जो थे वो, मतलब जब मैं पैदा हो गई तो अम्मी और मैं नाना नानी के घर पे गिलगित में, स्पेशली मतलब मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है मेरी वो ननियाल में हुई है, इनिशियल वाली। तो आई थिंक टिल 4 और 5 years आई वॉज देयर इन गिलगित। तो मेरी जो इनिशियल मेमोरीज हैं या मेरी जो इनिशियल चीज़ें वो सारी टिपिकल हुंजाई हैं। मुझे याद है कि अब जाहिर सी बात है मेरी पहली लैंग्वेज भी बुरिशिस की है, कि अगर मैं याद करूं जो ज़िंदगी में मैंने पहली लैंग्वेज सुनी है वो बुरिशिस की सुनी है, जो हम लोग बोलते वहाँ की लोकल है, हैं यहाँ, वन ऑफ द लैंग्वेजेस। मसलन कुछ बोल के दिखाएं। बिहाल बिला शुआबाना।
ये गालियां दे रही है? नहीं, इतनी स्माइल से तो गालियां दूंगी हाँ, मैं। दे सकती है, मैं भी दे सकता हूँ। माँ बहन की नहीं। गालियां स्माइल पे दे दूं। नहीं, मैंने पूछा कि सब कैसे हैं आप, खैरियत है? अकपल सड़े दिल तरो शम्मा तलशर लोर लाई खुदा अच्छा, कुछ कुछ लाख हर शावर कोयटा, हर चीज डाल दी ना लैंग्वेज हर में। चीज डाल दी। ये मेरी अपनी है, ओके। अपनी है, जाती या, बोलता हूँ, मैं नहीं किसी की बोलता, मैं जाती बोलता अपनी बनाई हुई है। हूँ। तो हाँ, तो इसी तरह फिर मेरा वहीं पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई। दोनों भाई भी जब सॉरी नहीं, फिर आई हैव 2 ब्रदर्स। बड़े तो नहीं दोनों मुझसे छोटे हैं। छोटे आई एम द फर्स्ट बॉर्न। और उसके बाद जो दूसरा भाई है उसमें ऑलमोस्ट हम में 2 साल का फ़र्क है, और जो तीसरा वाला है उसमें मुझ में 5 साल का फ़र्क है। तो समझे उसके टाइम तक हम कराची आइट हो रहे थे अब तो हम। वो भी बुजुर्ग हो गए होंगे। द वन हु इज यंगर, ऑफ कोर्स अब तो जवान, सब जवान हो गए अब तो। वो जवान मतलब नहीं, जो, बुजुर्ग। आपकी जब इतनी एज है हाँ तो तो मेरे वो, 5 साल अगर मुझसे मैं कम बचपन करो। से देख रहा हूँ आपको। हाँ। सही बात है। मैं अब उस फेज में नहीं आई हूँ कि मैं लोगों को बोलूँ मैं बचपन से कितना देखती टाइम हो रहती गया हूँ। बाय द वे? मैं 2013 में आई थी। 13 में? मतलब 13 में मैंने 2013 में मैंने रियलिटी शो किया था कॉर्नेटो म्यूजिक आइकॉन्स के नाम से। सही है। तो जिसमें जो है वो न्यू टैलेंट को उठाया गया था। और आपके बारे में कहते हैं कि आप पीछे कोरस में भी गाती थी और पीछे नहीं यार, वो फिर? रेचल विकेजी है यार। अच्छा। रेचल और मेरी मैं- शक्ल बहुत मिलती है, और थैंक्स टू हर मैं एक वक्त की जो मकबूलियत मैंने एंजॉय की है वो उसकी वजह से की है। हाँ, लोग क्योंकि आपको वो बोल रहे थे, क्या हाँ, नाम है मतलब उनका? हर जगह क्या नाम है? रेचल विकेजी। एक तो ये नाम बोलने के बाद भी याद नहीं हो रहा मुझे। आपने जोई विकेजी का नाम सुना होगा, वो भी एक सिंगर है जोई। जी। ये दोनों बहनें होती थी। सही जोई विकेजी का मैं गाना बताती हूँ, बिछड़ा यार, उन्होंने स्ट्रिंग्स के साथ गाया था। सही सही। तो नहीं, मैंने रेचल, तो रेचल का भी नाम सुना है। बिल्कुल। तो अब वो इत्तेफाक भी ये हो गया कि हम यूनिवर्सिटी में भी एक साथ। तो अब यूनिवर्सिटी में भी सब मुझे रेचल समझते थे। और एक टाइम पे तो ये भी हो गया था कि क्योंकि वो शुरू से कोक में थी, तो लोगों को उनको भी लगता था कि मैं भी कोक स्टूडियो आर्टिस्ट हूँ उसकी वजह से। तो मेरा कैंटीन वाला जो था जैबिस्ट का, मेरे यूनिवर्सिटी का, वो अक्सर कहता था कि आप भाई, मतलब अक्सर बात करता था, मैंने आपको देखा कोक स्टूडियो में देखा। अब मैं उसको नहीं ठीक करती थी, मैं कहती थी यार मैं थक गई इसको बता बता के कि मैं नहीं हूँ, लेकिन वो कोई और है। वो कोई और है। अब एक दिन अक्सर में उसने मुझे बोल दिया कि भाई आप अपने गानों की कोई सीडी तो दे हमें। अब मैंने बोला आज मैं इसको बता ही देती हूँ कि ये मुझे गलत समझ रहा है। तो मैंने बोला मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप जो मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तो वो कहते सीडी नहीं देनी तो झूठ क्यों कह रही है? अच्छा। मैंने बोला यार मैं क्या समझाऊं। तो एक वक्त था हाँ कि मतलब लोग नहीं, अब मुझे, उनको शायद लोग नताशा बोल रहे हो। अब रेचल और मैं जब भी मतलब मिलते हैं, उनको तो अब बोलते तो खैर वो मुल्क से बाहर चली गई है, लेकिन जब जब हम मिलते थे तो वो अक्सर ये कहती थी कि कितनों ने उससे नताशा बोला, कितनों ने मुझे रेचल क्या बोला। अच्छी बात है। तो ये स्टोरी तो अब इसका मतलब देखिए ना, आप भी कितनी फेमस हो गई हैं माशाल्लाह, थैंक कि यू। अब वहां पे भी ये बात जारी है। जा रही है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि आपके वालिद साहब नाराज हो गए थे जब आप सिंगिंग जी कैरियर में आई। जी। अब उनकी डेथ भी हो गई है, हम्म। जाने वानी से कूच कर गए, अल्लाह मगफिरत करे उनकी। आमीन। तो क्या वो नाराज ही गए या राजी हो गए थे? मुझे कुछ लोगों से पता चला कि वो अंदर ही अंदर राजी थे, लेकिन शब कहते हैं ना ज़िंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है। हमें लग रहा होता है कि हो जाएगा, सही कर लेंगे, कोई ना कोई मौका आएगा। पर ये मेरे लिए भी एक लेसन है कि आई थिंक जो दिल में होना वो उसी वक्त बोल देना चाहिए, रादर देन कीपिंग इट सेफ्ड कि कभी मौका मिलेगा तो भूलेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भी नहीं पता। और उस इंटरव्यू में जो चीज़ें मैंने बोली, मैं इसलिए बोलना चाह रही थी कि लोग जो हैं अंडरस्टैंड करें और उस चीज़ों से पॉइंट्स उठाए, ताकि एक होता है ना कि अक्सर हमारे यहाँ देखे वैसे ही वो कल्चर नहीं है हमारा कि हम अपनी दिल की बात एक दूसरे से कर सकें, स्पेशली अपनी इमीडिएट फैमिली से नहीं कर पाते हम। ठीक है, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से। तो वो जो कनेक्शन है ना, मैंने बहुत ही पॉजिटिव वे में बोलने की कोशिश की, लेकिन लोग फिर फ़ौरन से जज़्बाती हो जाते हैं और छोटा-सा क्लिप देख के जज़्बाती हो जाते हैं। पूरा वीडियो नहीं देखते, पूरा इंटरव्यू नहीं देखते कि वाह, मतलब उनको लग रहा होता है कि वो पूरा इंटरव्यू मैंने उसी के बारे में बोला है। वो इंटरव्यू का चंक 4 मिनट का है और पूरे इंटरव्यू मैंने दूसरी बातें की कॉन्टेक्स्ट है। नहीं समझ पा रहे। कॉन्टेक्स्ट मसला ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वही बातें कर रही हूँ रिपीट में वही इंटरव्यू में। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं एक ही चीज़ पे बार-बार बात करूँ। इट्स जस्ट दैट कि पीपल शुड गो एंड लुक एट द होल कॉन्टेक्स्ट और तब बात करें। इस तरह कितने लोगों के स्टेटमेंट्स आप देखें हमारे मुल्क में मिस इंटरप्रेट हुए हैं, क्योंकि लोग पूरी चीज़ें देखते नहीं है जाके। सो इसी तरह हाँ, मतलब चीज़ें हमारे बीच में सॉल्व नहीं हुई, लेकिन जो चीज़ें मुझे सुनने में आई उससे मुझे इस बात की सहमत है, क्योंकि आपने जी जी, आप कंप्लीट मैं कर वही लें कह फिर रही थी मैं। कि क्योंकि हाँ, अगर मैंने म्यूज़िक उठाया भी, मतलब अगर मैंने ज़िद करके म्यूज़िक किया भी, तो जो काम मैंने किया है अब तक, अभी तक जो आगे का मुझे नहीं पता, पर अभी तक जो अल्लाह ने जो मुझे ज़ैब दिया था जो काम करने का, कि मतलब कोक स्टूडियो में अल्लामा इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा करना कोई छोटी बात नहीं थी।
ठीक है, मेरे हिसाब से कोई छोटी बात नहीं थी और शायद वो करते हुए मुझे भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। जब वो फाइनल प्रोडक्ट मैंने देखा था, आई एम श्योर ही वाज रियली प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मेरे अब्बा का बड़ा ज़बरदस्त सा विजन होता था कि मतलब वो ब्रैग करे मेरे बारे में कि मेरी बेटी ये, मेरी बेटी वो, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने उनको वो चांस दिया था कि वो मेरे बारे में खुशी खुशी ब्रैग कर सकते थे, क्योंकि मुझे ये भी याद है, काश मैं अपने अब्बा को ये बात बता सकती कि जब शिकवा जवाब शिकवा जब आया था, तो मुझे फिर हार्वर्ड के एक स्टूडेंट का मैसेज आया था और मुझे पता चला था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अल्लामा इकबाल का वहाँ पे पढ़ाया जाता है, कोर्स का पार्ट है, उस यूनिवर्सिटी में वो शिकवा जवाब शिकवा चलाते हैं। सो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माय फादर टू नो। या सुना देना क्या था। चले सुना देती हूँ। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। जुरतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर। खूगरे पैकर महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को। क्यों कर वाह वाह, क्या बात है। नहीं ये तो खैर सही बात है। और ये फारसी में? इसमें मिक्सचर ऑफ वर्ड्स है। अल्लामा इकबाल ने जब भी अपने कलाम लिखे हैं तो उसमें एक तो गाड़ी उर्दू है और फारसी के लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किए उन्होंने। शादी के बारे में क्या सोच रही है? क्या बहुत बोरिंग टॉपिक है यार। नहीं कोई टॉपिक मैं हर बोरिंग किसी को नहीं। कहती हूँ शादी इसीलिए बोरिंग है कि मेरे पास कोई इसमें मजे की एक्साइटिंग स्टोरी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं अभी बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कमा रहे हैं, जी जी, अगरचे उनके रिश्ते आपको आए। मैंने आखिरी इंटरव्यू में बोला था मैं किसी सिंगर से शादी नहीं करने वाली। नहीं करेंगी? आसिम अजहर का अगर रिश्ता अल्लाह बेचारा, मेरा भाई है वो, है भाई है वो। ये तो भाई बोल बहन तो, बोलता है वो मुझे। भाई तो पहला स्टेप है, भाई बोल के ही तो आगे फिर। और जो मीरब है ना, जो मेरी भाभी होने वाली है, अच्छा। मेरी जो मीरब है ना भाभी होने वाली, प्लीज वो भी मेरी बहुत प्यारी बहन हो जाए। और ऊपर से वो है भी गिलगित बल्तिस्तान की, तो हमारा तो वैसे ही आपस में गरम जोशी। और कौन है कवारा? ये बिलाल कौन? बिलाल सईद। नहीं मैं कभी मिली नहीं उनसे, लेकिन अच्छा। मुझे शादी नहीं करनी यार। फलक की हो गई है। अरे यार अब मैंने बोला म्यूजिशियन नहीं चाहिए तो आप मैं निकाल के दे रहा हूँ। अब ना अल्लाह आपका भला करे। राहत का मैंने सुना है दूसरी करना चाह रहा है। ना हाँ मैं ही रह गई थी ना दूसरी करने के लिए। अच्छा, तो शादी का कोई इरादा नहीं है? इरादा उस तरह से नहीं है, लेकिन मतलब अभी इसलिए नहीं है कि मैं आपको इसकी पीछे भी स्टोरी अगर बता दूं तो हाँ बता। कोई इतनी डीप स्टोरी नहीं है। मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि हम जो बड़े होते हैं, मेरे आसपास जो मेरे दोस्त हैं, वो यही सोच के बड़े, लड़का या लड़की, कि बड़े होके मैं दुल्हन बनूंगी या दूल्हा बनूंगा, एक फैंटेसाइज सबका एक दिमाग में होता है। आई नेवर हैड दैट। पता नहीं बचपन से ही मुझे शादी से प्रॉब्लम थी और मैं अक्सर नहीं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? ये ऐसा क्या हुआ है यार? आई थिंक बिकॉज आई नेवर सॉ हैप्पी कपल्स। जो मुझे लगता है कि मैंने हमेशा शादी जो है ना वो नहीं देखी। ऐसा नहीं है कि नहीं है हैप्पी कपल्स, अब तो मैं देखती हूँ लोगों को कि मतलब एक्सेप्शंस हैं, पर आप बचपन से जो देखते आ रहे हो ना, मुझे नहीं लगता था कि मुझे वो बंधे हुए लगते थे आपस में। वो फैंटेसाइज करने का मौका ही नहीं देते थे कि शादी खूबसूरत चीज़ हो सकती है। पर अब ये है कि ऑब्वियसली शादी एक मजबूरी भी है, सो करनी पड़ी तो कर लूँगी, बट अभी नहीं। अभी फ़िलहाल मेरा करियर इज़ एवरीथिंग फॉर मी राइट नाउ। सही। अच्छा, आपने म्यूजिशियन से तो शादी नहीं करनी आपने कह दिया, लेकिन मौसीकी की दुनिया में आपका क्रश कौन है? क्रश तो होगा पसंद। मौसीकी की दुनिया में मेरा क्रश यार वो है, मतलब बड़े मुझे बहुत बहुत स्वीट लगते हैं, स्ट्रिंग्स एंड फैसल कपाड़िया। लुक्स अच्छे लगते हैं? फैसल कपाड़िया की पर्सनैलिटी है यार। पर्सनैलिटी है, हाँ।
एंड आई कॉल हिम फैसल भाई, ओके, मतलब वो क्रश जरूरी नहीं कि शादी वाला क्रश। सही है, वो हो गए। और शादी वाला क्रश का कौन? शादी वाला क्रश कि अगर इनका आता तो कर लेते। यार मेरे जो शादी वाले क्रशेस है ना वो सारे कोरिया में है, बताएं। ठीक है, मतलब के ड्रामा एक्टर्स हैं सारे। हाँ। हाँ, जिनसे मुझे शादी करने की ख्वाहिश है पर वो नहीं करेंगे मुझसे। तो वो वाला सीन है। उनके मैं नाम लूंगी, आपको नहीं पता वो कौन लोग नहीं हैं। नहीं, मैं लेने की जरूरत भी नहीं है, जाहिर है, जब पता ही नहीं, जिस गांव जाना नहीं वहां का रास्ता क्या पूछ रहा। नहीं यार, दुआ करें ना कि कुछ एक्सेप्शन हो जाए। अच्छा एक बात बताएं, जब आप का शौक पेशा बना, जी। जाहिर है ये शौक था आपका, हम्म। वो पेशा बना, प्रोफेशन हो गया, तो खानदान वालों का क्या एक रवैया था? ये वालिद साहब जो नाराज हैं, ये खानदान वालों ने तो पिच दी हाँ, क्या? खानदान वालों ने ही थोड़ा किया सा ना। मैं उंगली वही जो करते कहती हूँ कि जब अगर सोसाइटी को और ख़ानदान को देखना चाहिए कि जब अगर किसी के घर में कोई मसला हो रहा है तो आप उसमें आग मत दो, आप उनको ठंडा करो कि अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब मेरा सारा गुस्सा और मेरी जो सारी नफरत है वो उन्हीं की तरफ है। उन लोगों को शायद लगता है कि मैं वो चीज़ें भूल चुकी हूँ जो चीज़ें वो लिखते थे या अभी भी लिखते होंगे, बट मैं नहीं भूली हूँ, और उनकी वजह से ही जो है मेरे वालिद जो है और ज़्यादा वो गुस्से में आ गए थे कि यार अब तो मुझे लोगों को भी जवाब देना पड़ रहा है। और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती यार, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती अपने माँ बाप से कि वो इतने स्ट्रांग हों कि वो सोसाइटी को कहे कि अपब्रिंगिंग भी तो होती है ना, जब वो एक मेंटालिटी देखते हुए आ रहे हैं तो वो उसी मेंटालिटी पे चलते हुए आएंगे। तो सोसाइटी ने बड़ा काम खराब किया मेरा, और स्पेशली द एक्सटेंडेड फैमिली ने। आपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला है कि आपके वालिद साहब थोड़ी जारहाना तबीयत रखते थे, एग्रेसिव थे, मारते भी थे। तो ये बताएं नताशा कि ये मुनासिब है कि ये बातें कैमरे पे की जाए? ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। नहीं है ना? और मुझे ये बात जो है बुरी इसलिए लगी उस इंटरव्यू के बाद कि लोगों ने वही बात पकड़ी। हाँ, ठीक है, इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, तो लेकिन वही बात है, लोगों को लगता है कि गॉसिप जिसमें होती है लोग तो फिर वही बट द जाएंगे थिंग ना। इज कि मुझे लगता है लोगों को लगता है कि मैं कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हूँ, उल्टा आपने कैरेक्टर असैसिनेट किया। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दुनिया को, ताकि अगर कोई ऐसा बंदा है जो ये एक्टिविटी जो कर रहा है, मैं गलती से भी अगर उसको हाथ उठाना नॉर्मल लग रहा है तो उसको ये बात का अंदाजा हो कि ये नॉर्मल नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैं अपने वालिद साहब का कैरेक्टर असैसिनेट करना चाहती हूँ, मतलब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट माई फादर। तो कुछ चीज़ें थी जो जिससे मैं डिसएग्री करती थी, और मुझे लगता है कि इस उम्र में अगर अभी मैं उनसे मिली होती तो मैं आराम से ये बातें उनके साथ एड्रेस कर सकती थी, पर उसका मौका नहीं मिला। और बहुत प्यार से मैं एड्रेस करती हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि वो मेरी बात समझते, क्योंकि आई वॉज हिज फेवरेट चाइल्ड। या जान से ज़्यादा प्यार करते थे वो मुझसे, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बात कर सकती थी। लेकिन जिस टाइम पे हमारे दरमियान जो मसले हुए वो तब हुए जब मैं खुद आई वॉज अ किड, अपना दिमाग खुद नहीं था, तो वक्त लगता है मतलब इंसान को समझने में, बड़े होने में। तो आई विश मैं उनके साथ वो डायलॉग कर सकती, मैं बात कर सकती। तो पीपल शुड वॉच देयर वर्ड्स। अगर मैंने बोल भी दिया हो तो उसको उस तरह से हाईलाइट नहीं करना चाहिए कि आप उसमें से अच्छी बात उठाओ रादर देन अजीब सी बातें। और ये पहली बार नहीं हुआ है, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में लोग अजीब सी चीज़ उठा लेते हैं और फिर वो लगता कुछ और है। मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे कोक स्टूडियो के ही दौरान जब वो शिकवा गाना जब मशहूर हुआ तो काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए, तो उसमें एक मैडम ने मेरा इंटरव्यू लिया, कोई न्यूज़पेपर था, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द न्यूज़पेपर। तो उनका सवाल मुझसे था कि सो नताशा हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विद आबदा परवीन। ये उनका सवाल था, जिसका जवाब मैंने दिया कि इट गिव्स मी चिल्स। तो आपको पता है इसका हेडलाइन क्या था? इट गिव्स मी चिल्स, नताशा सेज इट गिव्स मी चिल्स व्हेन पीपल कंपेयर मी विद आबदा परवीन। तो लोग नेगेटिव हो गया ये, हाँ, वो आया हेडलाइन, और नीचे लोग कह रहे हैं और उसकी शक्ल है अपना आपको आबदा। अरे यार ये मैंने नहीं बोला, वो कह रहे थे, उसका मैंने उसको जवाब दिया। आप जाके पूरा इंटरव्यू पढ़ो, लेकिन लोगों ने पढ़ना नहीं है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ मीडिया इज। नहीं, लेकिन मुंह से निकली बात भी पराई हो जाती है। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आइंदा चीज़ों को नाप तोल के बोलें। अगर आपको लगता है जैसे आप बोल रही हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, तो वो चीज़ आगे एहतियात लेकिन मुझे करें कि लगता है क्या। मैंने अभी भी नाप तोल कर ही बोला था। अच्छा, ठीक है, मैं अगर उस इंटरव्यू को आप गौर से देखेंगे तो उसमें मैंने बिल्कुल ये बात की है कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो मेरा सारा गुस्सा और मेरा जो सारा रेज है वो सोसाइटी और एक्सटेंडेड फैमिली पर है। सही। मेरा गुस्सा मेरे माँ बाप पर नहीं है। मेरे माँ बाप का हक बनता है कि वो मुझे गुस्सा करें, मुझे सुनाएं,
या जो बोलना है बोले, क्योंकि वो माँ बाप हैं. माँ बाप. आई एम देयर प्रोडक्ट, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू विद मी. बट जो दूसरे लोग हैं ना, उनका हक नहीं बनता है. तो आई हैव नेवर डन एनी कैरेक्टर असैसिनेशन. मेरा पॉइंट लोगों को बोलने का ये है कि मैं एक चीज़ देखी और मैं उससे डिस्टर्ब्ड बड़ी हुई हूँ. तो खुदारा आप अपने बच्चों के सामने मत कीजिएगा. मैं आगे आने वाली नस्ल के लिए बोल रही हूँ कि आप उन्हें डिस्टर्ब्ड ना बड़ा कीजिएगा. जिस तरह हमने तो अपने आप को संभाल लिया, कितने लोग नहीं संभाल पाते. नहीं खैर इतना नहीं होता. खैर आपको लगता है कि फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, इतना नहीं होता. ये बहुत रेयर केसेस है, ये मार कुटाई. बाकी तो नहीं, मार कुटाई जरूरी है. नहीं. आपको पता है अब्यूज की बहुत सारे चेहरे हैं. और अगेन ये अपने घर की बात नहीं करी, मैं आपको जनरली बता रही हूँ. फिजिकल अब्यूज भी नहीं होता, बातों से भी आप लोगों को अब्यूज कर सकते हो, आप अपनी हरकतों से भी अब्यूज कर सकते हो. आप अब्यूज के बहुत चेहरे हैं अगर आप देखें सोसाइटी के अंदर. और ये सिर्फ एक चीज़ है जिसको देख के मैं डिस्टर्बेंस की बात कर रही हूँ. और मैं तो वो लड़की हूँ जो सोसाइटी में बड़ी हुई हूँ, जो हर लड़की फेस करती है. उसी तरह मैंने भी चीज़ें फेस की है. और फिर हमें बोला जाता है, अब फिर मुझे ये भी बोला जाता है कि तुम इन बारे में क्यों इतनी बात करती हो, ये तो सबके साथ होता है. यही तो आप गलत हो. सबके साथ होता है बोल के नॉर्मलाइज करके चुप रहो. तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हुआ है, चुप रहो. क्या मतलब है मेरे साथ कुछ नया नहीं हुआ है? लेकिन वो चीज़ जो मेरा दिमाग ख़राब कर रही है कि कोई चीज़ मेरे साथ अगर हुई हो और वो मैं बाद में सोचूं और वो मेरा दिमाग गरम कर दे, सो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद इट. सो नॉर्मलाइज. व्हाई पीपल आर नॉर्मलाइजिंग बैड स्टफ? सही. आप बैड स्टफ के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप नॉर्मलाइज कर दो. यार होता है, क्या करें, होता है. हर जगह होता है. नहीं, दिस इज नॉट राइट. अच्छा, कोकी स्टूडियो के बारे में आप बात कर रही हैं, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है. बहुत से ऐसे डिजर्विंग सिंगर्स जो कोकी स्टूडियो में नया आ सके, जैसे कि मैं रहीम शाह साहब का नाम लूँ, मुस्तफ़ा जायद ने आके बताया कि बुलाया नहीं कोकी स्टूडियो ने, और भी बहुत सारे. तो आपको क्या लगता है कि क्या मामला है, मेरिट पे होता है? क्या आपने अप्रोच किया था कोक ने आपको किया था, क्या हुआ था? मेरे साथ तो बहुत ही बड़ा इत्तेफाक था. क्या? और मेरे साथ मैं बता देती हूँ, मेरे साथ मुझे लगता है कि ये इत्तेफाक, ये रास्ता अल्लाह ने खुलवाया था, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं जानती थी कि जिसको मैं अप्रोच कर सकूं. और तभी देख लें, वो इत्तेफाक था, तभी मैं एक ही बार कोक में आई हूँ, दोबारा नहीं आई. इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ मैसिव हिट, आई एम स्टिल नॉट देयर. सो विच इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मेरा मानना है, इवन आई थिंक है फेवरेटिज्म है, लॉबी सिस्टम है. यार मुझे ना क्लियरली नहीं पता कि लॉबी सिस्टम है कि नहीं है, बट मुझे ये ज़रूर महसूस होता है कि मुझे नहीं समझ आता कि क्या क्राइटेरिया है कि जिस पर आपको टैलेंट दिखता नहीं है. जो एक टैलेंट है चलता फिरता, तो वो आपको दिख कैसे नहीं सकता है? क्योंकि अभी मेरी लाइफ में ही अगर मैं अपना बताऊं, कितने लोगों से मैं मिलती हूँ, वो मेरी सिंगिंग की बेतहाशा तारीफ कर लेंगे. ओहो, मतलब फेलो सिंगर्स की बात करूँ या फेलो प्रोड्यूसर्स, कि ओ माय गॉड, आपके जैसा तो कोई सिंगर ही नहीं है, लाइव परफॉर्मर ही नहीं है. लेकिन जब काम आता है तो आप तो बिल्कुल मतलब अप्रोच नहीं करते, तो फिर इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो आप? सही. तो ये क्राइटेरिया मुझे नहीं समझ आता कि क्या है. बट आई कैन टेल यू माई स्टफ कि अच्छा, मैंने जो सीज़न किया था उसमें ज़ुएब काजी और अली हमजा प्रोड्यूसर्स थे. और ये ज़ुएब काजी से मेरी कुछ टाइम पहले बात हो रही थी इसी बारे में, और उन्होंने मुझे ये कहा था, वो भी ये बात मानते हैं कि मैं एक अनोमली थी. अनोमली का मतलब होता है कि एक ऐसा इत्तेफाक जो शायद नॉर्मल चीज़ों से हटकर हो जाता है ना. तो मेरा वो केस था कि मैं अच्छा, मेरा एक स्टूडियो है, पहले लाल सीरीज़ के नाम से कराची में स्टूडियो है. सही. तो मैं वो स्टूडियो चलाती हूँ अपने मैनेजर के साथ. तो वो स्टूडियो जो है वो पहले कोक स्टूडियो को वो दे रहा था, फ्लोर दे रहा था शूट के लिए, क्योंकि हमने मतलब एक जगह पे हमारा वेयर हाउस था. तो वो फिर मसले मसाइल हुए और वो बात पूरी नहीं हो सकी. लेकिन उसी दौरान अच्छा को उस सीज़न में जाने से पहले मुझे कोक स्टूडियो में एज अ जॉब ऑफर हुई थी, रिसर्च डिपार्टमेंट. मुझे उनके प्रोड्यूसर ने पहले जॉब ऑफर की थी कि हम आप रिसर्च डिपार्टमेंट में आपको मैं हायर करना चाहता हूँ, ज़ुएब काजी ने. और मैंने मना नहीं किया था, मैंने कहा था ठीक है. मैंने भी अंदर अंदर सोच लिया कि सही है, जॉब है, अच्छी बात है, क्योंकि वैसे ही सिंगिंग में इतना बैक टू बैक पैसा नहीं है. तो जहाँ जॉब लगती है वहाँ सैलरी होती है, तो इट्स लाइक अ स्टेबल मनी. तो आई वॉज अग्रीइंग. तब भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये लोग मुझे ऑफर कर देंगे कोक स्टूडियो, क्योंकि मैं कहती थी बिकॉज मुझे लगता है, और ये अभी भी है, और ये सिर्फ एक कोक स्टूडियो की गलती नहीं है, ये अगर आप हर ब्रांड में जाए ना, टैलेंट इज़ नॉट इनफ. टैलेंट इज़ नॉट इनफ. टैलेंट इज़ सेकेंडरी. फर्स्ट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फेमस हैं कि नहीं है, क्योंकि हर किसी ने या तो फेमस बंदे को ही उठाना है, किसी को किसी के जर्नी में काम नहीं करनी. बहुत कम होता है कि लोग किसी की जर्नी में काम करते हैं.
तो उस दौरान मैंने उस जॉब के लिए मना नहीं किया था, लेकिन मैंने उनको ये ज़रूर कहा था कि मुझे जो है, मुझे जॉब से मसला नहीं है, लेकिन आप जो है ना फिर मुझे मेरे लाइव शोज़ करने देंगे। ऐसा नहीं कि मैं जॉब में आ जाऊँ और आप मेरे जो लाइव शोज़ मैं करती हूँ वो आप बिल्कुल ही रोक दें। तो उस चीज़ पर उन्होंने कहा था मैं तुम्हें कन्विंस करूँगा, फ़िक्र नहीं करो, इस तरह की। देन अगेन दिस वन टाइम आई वाज़ सिटिंग विद हिम, इसी दौरान काम हम कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी लाइफ़ स्टोरी सुनी थोड़ी-सी कि मैं म्यूज़िक क्यों इतना मतलब अभी मैं जैसे मैं बात करती हूँ तो कभी-कभार मेरी आँखों में एक रेज आ जाता है, तो उसने वो रेज देख लिया। तो उसने मेरी लाइफ़ स्टोरी सुनी कि किस तरह भाई मतलब पागलों की तरह मैंने म्यूज़िक के लिए फ़ाइट किया है, मैं इस तरह तो नहीं पीछे हट सकती। तो देन ही वाज़ लाइक कि नताशा आई वाज़ रॉन्ग, मैं तुम्हें ये जॉब ऑफ़र नहीं करता, तुम अपने उसमें जो करना है तुम करो, मतलब अपना म्यूज़िक करो। मैंने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि मेरी बर्थडे वाले दिन वही फ्लोर प्लान डिस्कस हो रहा था, तो और मेरी बर्थडे भी थी। तो वो डिस्कस करते-करते अली हमज़ा फिर बैठे थे और उनसे मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई थी फ्रेशली, और वो मुझे कहते हैं कुछ सुना दो। अच्छा मैंने सुना दिया गाना। अब खरी-खरी सुना देती हो। नहीं, खरी-खरी नहीं सुना। आई रियली लाइक अली हमज़ा, ही इज़ अ नाइस गाय। तो अब ये उन्होंने कौन है? अली हमजा? नूरी बैंड, अच्छा। अली नूर अली हमज़ा। सो अली हमज़ा वाज़ द प्रोड्यूसर। तो उनको मैंने गाना सुनाया। फिर अच्छा उसके बाद बस खुदाफ़िज़ हो गया, ठीक है। मैं नीचे जाके गाड़ी का वेट कर रहे थे हम लोग, और अचानक से फिर ये दोनों नीचे आते हैं। तो मुझे आके कह रहे हैं कि तुम अभी तक गई नहीं? तो मैंने कहा कि गाड़ी का वेट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी बर्थडे ख़त्म हो गई? मैंने बोला हाँ, ख़त्म हो गई, अब क्या है? क्योंकि 12 बज चुके थे। तो कहते हैं लेकिन हमें तुम्हें गिफ्ट देना था। मैंने बोला क्या? तो अली हमज़ा अपना कैमरा मेरी तरफ यूँ मतलब कुछ कैप्चर कर रहे हैं मुझे और कह रहे हैं कि नताशा वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ मतलब कोक स्टूडियो सीज़न 11? और मैं कह रही हूँ हाँ? ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट कोक स्टूडियो वियर्डली, फॉर मतलब अजीब अल्लाह ने कोई रास्ता बनाया, इस तरह मुझे मिला। और जब कोक स्टूडियो मिलने के बाद वहाँ तक स्टोरी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मैं गई फिर जैम पर, और जब मैं जैम पर गई तो मुझे कहते हैं कि हम आपको दे रहे हैं शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल का। अब आपको क्या लगता है मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए था? आपका क्या रिएक्शन होता अगर कोई आपको कहे आपको अब शिकवा जवाब शिकवा गाना है अल्लामा इकबाल का कलाम? ज़ाहिर है पहले तो मैं ये चेक करता कि मैं गा सकता हूँ या नहीं गा सकता। एग्जैक्टली मैंने बोला मेरा डेब्यू अल्लामा इकबाल का मुश्किल चीज़ डेब्यू, थी। ठीक है, अल्लामा इकबाल का डेब्यू। मुझे चाहिए कोई हल्की सी चीज़, वो मैं वर्ड्स पढ़ रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये तो कोई सुनेगा ही नहीं। फ़ायदा मेरा है कोक स्टूडियो आने का, तो कोई भी नहीं सुनेगा। ऊपर से फिर जो जिनके साथ मैं गाना कर रही हूँ, कलाम कर रही हूँ, वो फरीद अयाज़ ग्रुप, वो कमाल के कव्वाल हैं भाई, वो आउट क्लास कव्वाल। अच्छा मेरे साथ जो है ना, ये गाना मैंने अकेले नहीं करना था। अब यहाँ पे भी अल्लाह ने कैसा रास्ता बनाया वो बता रही हूँ। ये गाना मेरे अकेले का नहीं था, शिकवा 2 लड़कियों ने करना था। दूसरी लड़की थी कुरतुरैन बलोच। फिर मैं क्यूबी से आज तक इन पर्सन नहीं मिल पाई हूँ, और उस टाइम पे भी नहीं मिल पाई। मैं रोज़ जाके प्रैक्टिस करती थी, तो एक दिन फिर मुझे पता चलता है कि, और मैं रिकॉर्ड भी करके चली जाती थी कि उनको वो सुने और वो फिर रिकॉर्ड करें। तो फिर क्यूबी शायद आई हैं और उनको शायद वो गाना उस तरह से गा के खुद उनको लगा होगा कि नहीं ये मैं नहीं कर, शायद इस तरह उन्होंने मना अच्छा वो कर दिया। बैक हो गई। वो खुद ही बैक हो गई शायद, कि उन्होंने सुना, उन्होंने अटेम्प्ट किया, एंड आई थिंक शी डिड नॉट फील इट। मीनवाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग बिकॉज़ आई हैड नो चॉइस, मतलब एक मौका मिला है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो अच्छा ये होते-होते अब मज़े की बात ये है कि आगे टीम से मेरे अकेले गवाने की परमिशन नहीं आ रही थी, बिकॉज़ आई वाज़ कंप्लीटली न्यू एंड आई वाज़ आल्सो नॉट, कि मैं कोई किसी की रिकमेंडेशन भी नहीं थी, मैं ऐसे ही आ गई थी। तो उनको दे वर ओके कि मेरे साथ कोई दूसरी सिंगर गाए पर ये अकेले ना गाए। उनको नहीं होगा ट्रस्ट शायद, तो इट्स ओके। अच्छा अली हमज़ा एंड मोमेंट तक बहुत टेंशन में थे। फिर एंड मोमेंट पे आगे जब उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करते हुए देखा, और मैं भी चाहती थी कि मेरे साथ सिंगर जो भी आए वो कमाल का हो, और मैंने कभी ज़िंदगी में इमेजिन नहीं किया था कि इसको मैं अकेले करूँगी। अच्छा नताशा, आपकी सारी बातों से मैं जो समझा हूँ, कोक स्टूडियो के सिंगर्स की ज़रूरत नहीं है, सिंगर्स को कोक स्टूडियो की ज़रूरत है, ऐसा महसूस हो रहा है। जिस तरीके से आप एक्साइटेड हो रही हैं और सारे मामलात बता रही हैं कि मैं खाना नहीं खा रही थी, वॉशरूम ना जाना पड़े, और ये लोगों ने बनाया है ना, क्या? इसमें कोक स्टूडियो की गलती नहीं। मैं आपको बताती हूँ ना, इससे पहले ये एक लोगों हाइप ने, बनी हुई है ना, ये हाइप बनी हुई है ना। हाँ। अब मैं जिस टाइम पे कोक में नहीं आई थी, और उससे पहले अभी 2018 की बात है ना, मैं कोक में आई हूँ, उससे पहले मैं जब भी कहती थी मैं सिंगर हूँ, तो पहला सवाल होता था कोक स्टूडियो में आई है? तो मतलब यानी कि जो कोक स्टूडियो में आया वही सिंगर को आप मानोगे, उसके अलावा नहीं मानोगे। तो जिस दिन मेरा कोक स्टूडियो हो गया था, तो मैंने अपने मैनेजर से कहा था कि अब मैं अपनी रेज्यूमे में डाल सकती हूँ कि आई एम अ सिंगर नाउ, आई एम एन ऑफिशियल सिंगर, बिकॉज आई हैव डन कोक स्टूडियो, दैट्स बिकॉज ऑफ पीपल,
बिकॉज दे हैव परसीव्ड इट दैट वे। पर आज ना अब थोड़ा वक्त बदल गया है, अब तो सोशल मीडिया का इतना रुझान बढ़ गया है कि अब मुझे लगता है कि कोई लेबल के बगैर भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कैफे खलील। ही इज़ एन अमेजिंग एग्जाम्पल। मुझे लगता है कि उसकी कामयाबी ने मुझे बहुत होप दी है कि हम लोग अक्सर हमें लग रहा होता है कि किसी के पोर्टल के थ्रू ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं, बट नहीं, अगर आपकी किस्मत और आपकी लगन हो ना, देखिए मैं अपने लिए भी ये बोलता हूँ, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को बोलता हूँ कि सब्सक्राइबर्स भी मैटर नहीं करते, व्यूअरशिप भी मैटर नहीं करती, कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट अगर अच्छा हो तो वो कहीं से भी वायरल हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाए, कल नहीं तो परसों मिलेगा जरूर उसका रिकग्निशन। और आज ये बात साबित हो रही है टिकटॉक की वजह से, 5 साल पुराने गाने, 20 साल पुराने गाने वापस आ रहे हैं, लोग जिंदा हो रहे हैं वापस। तो अच्छा जी, पाकिस्तान के गुलकारों में सबसे फजूल किसको समझती है? अच्छा, कंट्रोवर्सी। अब मेरी पॉडकास्ट शुरू हो रही है आहिस्ता। अब आप ये क्लिप लगाएंगे? हाँ, ये क्लिप लगेगा। अब आप बताएं, आपका भी एक थॉट है, आपका भी जाहिर है एक लिसनर है, कान है, दिमाग मैंने दिया, ना असल में बहुत टाइम से, वैसे तो मैंने सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामा माशाल्लाह बहुत अच्छे मतलब आजकल आ रहे हैं, लोग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब से मैं के ड्रामा देखने लगी हूँ ना, तब से मैंने पाकिस्तानी ड्रामा इतना फॉलो करना शुरू। ड्रामे नहीं बोल रहा हूँ मैं, गुलकारों में बोल रहा हूँ। गुलकारों में? ये सिंगर्स में। अच्छा, आपकी डोमेन सिंगिंग है ना, तो ड्रामा क्यों पूछूंगा? तो आप कह रहे हैं कि मैं लोगों को जज करूं कि कौन जज नहीं करना, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दे, कौन फारिग है? फारिग सिंगर, यार मेरे हिसाब से फारिग सिंगर ना, अब ये मैं बचने के लिए नहीं कह रही, ठीक है, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि ये जो होता है ना कि सिंगिंग को आप कभी भी जज नहीं कर सकते उसकी उस पर कैपेबिलिटी पे, कि वो कितने सुर लगा सकता है या सकती है या क्या है। हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक्स फैक्टर। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है ना, और अगर मैं बोलूँ कि यार अभी तो लोग कह रहे थे कि यार मैं बहुत टाइट सिंगर हूँ, लेकिन ये, फिर मैं देखती हूँ उसके अंदर एक्स फैक्टर, तो मुझे नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा कौन फजूल सिंगर है। फिलहाल तो मेरी नज़र में चाहत फतेह अली खान ही फजूल है, जिसको लोग इतने अटेंशन देते हैं। अच्छा, मतलब आपको एक बात बताऊं, पर वो जानबूझ के करते हैं, मुझे पता है जानबूझ के करते हैं। आपको बताऊं एक बात, कूड़ गाना, रिदम से आउट बेताला गाना भी एक टैलेंट है। ऐसे तो फिर बहुत ही टैलेंट है, मतलब मैं लोगों को थप्पड़ लगा दूं, ये भी एक टैलेंट है। नहीं, ये टैलेंट नहीं है, बदतमीजी है ये। तो क्या आगे मतलब से आप भी पिट सकती हैं। देखिए मेरी बात सुने, एक बंदा बिल्कुल रिदम से आउट चल रहा है और लगातार चल रहा है, कंसिस्टेंट चल रहा है इसमें, मतलब वो कंफर्म बेसुरा हुआ है। समझ रही है बात? इस चीज को तो अप्रिशिएट करें ना। बट यू नो पीपल लाइक टू गिव अटेंशन टू दीज मस्खराज, जिस पर फिर जो रियल बेचारे जो होते हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं यार। मतलब ऐसे कितने सिंगर्स हैं हमारे कराची में जो म्यूजिशियंस फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनका टैलेंट इतना कमाल है। मसला जहाँ तक टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज होता ये है, बहुत से हमारे वैरायटी फंक्शंस के सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन वो क्रिएटिव नहीं है, वो उनका कोई अपना गाना नहीं है, कोई अपनी तख्लीक नहीं है। ये भी मैं मानती हूँ, बिल्कुल। ये एक पॉइंट है, दूसरों का गा गा के आप कब तक चल सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपकी अपनी एंटिटी होनी चाहिए। कॉन्सर्ट्स में जब आपको अनाउंस किया जाए, आपके पास कम से कम 5 गाने तो हों। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि पहली बात तो जो सिंगर आए वो अपना कंटेंट पे काम करे, ठीक है। दूसरा, अब दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। अब मैं एज अ सिंगर आपको बता रही हूँ कि जिस तरह मेरे कोई 40 से ऊपर गाने हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं, ठीक है। से चला कौन से 40 से ऊपर गाने हैं, और उसमें से जो मुश्किल से चले होंगे, मतलब आई डू हैव लिसनर्स एंड दे डू मैसेज मी, बट द थिंग इज, जब मैं लाइव परफॉर्म करने जाती हूँ ना, जैसे मैं कोशिश करती थी कि मैं इंडियन कंटेंट ना गाऊं, मैं इंडियन कंटेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे होता था कि अपनी चीज़ को प्रमोट करो, तो मुझसे इंडियन गानों की फरमाइशें। और दूसरा, एज अ लाइव परफॉर्मर एक क्या चैलेंज है आपके कि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, यहाँ सबको नचा दो, ठीक है। एक वर्ड होता है जो लोग हमारे लिए यूज करते हैं, लेकिन बनना उन्होंने क्या, मैं नहीं बोलूंगी वो वर्ड, फिर आप मुझे वायरल करने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं होना। नहीं, मैं क्यों करूंगा वो तो नहीं, मैं तंग कर रही हूँ, खुद वायरल नहीं हो रहा है। बट द थिंग इज कि ये फ्रस्ट्रेशन देखे ना सिंगर्स की, कि आगे से मतलब क्राइटेरिया यही आता है कि भाई आपने नचाना है, मतलब सुनना तो किसी ने नहीं सारी रात सोनियो, मैं समझ गया हूँ, सुनना किसी ने नहीं है। आप कह रही हैं, जहां तक आप पहुंचा रही हैं मैं
समझ रहा हूँ बस आप पहुंच गए ना, और आवाम भी बहुत अक्लमंद है, पहुंच चुकी होगी। बट मेरा पॉइंट देखिए, फ्रस्ट्रेशन बोथ साइड्स है। अभी आप कॉन्सर्ट्स में कौन कौन से गाने गाती हैं? अभी जो मैं गाती हूँ, मैं बहुत जिद करके अपने गाने उसमें डालती हूँ। शिकवा तो मैं लाजमी गाती हूँ, शिकवा ठीक है? गाती हैं? शिकवा मैं गाती हूँ। फिर मेरा एक बुरुश की कलाम है या मौला के नाम से, ठीक मैं है। वो भी पढ़ती हूँ क्योंकि उसको मैंने रॉक में बहुत अच्छा उसको हमने बनाया हुआ है। एंड देन आई डू नुसरत फ़तेह अली खान साहब के सम नंबर्स, आई लव इट। नुसरत फ़तेह अली खान, सो आई डू दम्मस कलंदर। दम्मस कलंदर के साथ नी सईयों असा हमने जोड़ा हुआ है। गाऊं क्या? मस्त कलंदर मस्त मस्त अच्छा यार वो मस्त कलंदर मस्त मस्त नहीं, वो बजता डिफरेंट है ना। एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, लजपाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर हो। तो हमने जो है अपने अली तो हमने अपने जो वर्जन्स बनाए वो रॉक साइड पे बनाए, तो मैं थोड़ा सा रॉक की तरफ फॉल करती हूँ। देन आई ऑल्सो डू मेरे ही एल्बम का गाना है शीशा बंजा, तो वो अब्दा जी का भी है। बंजा अब्दा जी का कलाम है, सही जही ताजी का, लेकिन उसको हमने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, अपनी रेंडिशन, विच गोज लाइक जी चाहे तू शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा मैं खाना बन जा, मैं बनकर मैं खाना बनकर मस्ती का अफसाना बन जा, मैं बनकर मैं खाना बनकर मस्ती का अफसाना बन जा, मस्ती का अफसाना बनकर हस्ती से बेगाना बन जा, जी चाहे तू शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा मैं खाना बन जा। वाह वाह वाह। तो ये, और फिर कुछ यार डाडी, आई डू यार डाडी, आई लव यार डाडी, एंड आई थिंक पीपल ऑल्सो लव इट व्हेन आई डू इट, सो यार डाडी इज ऑल्सो माई फेवरेट ट्रैक। तो इस तरह की चीजें नहीं, अच्छे कलेक्शन अच्छी है, लेकिन मुझे अब ये भी होता है कि लोग है ना, ठीक है आई डू सूफी म्यूजिक, बट आई डू सूफी रॉक। लोग रॉक को भूल जाते हैं और सूफी याद रखते हैं, तो उनको लग रहा होता है कि हाँ ये तो बस मतलब यानी कि वही वाला जोन नहीं। आई एम अ मिक्सचर ऑफ बोथ, क्योंकि मुझे मज़ा ही तब आता है जब सूफी और रॉक साथ हो, एंड रॉक इज़ माई थिंग, आई लव रॉक म्यूजिक। अच्छा एक बात बताएं, अब आपने कोक स्टूडियो भी कर लिया, अब आप 5-6 इस तरीके के गाने भी गाती हैं, तो कोक के बाद और कोक से पहले आपकी कॉन्सर्ट प्राइस अगर मैं पूछूं, पहले क्या थी अब क्या है, कितना फर्क? क्लियर कट बताऊं? क्लियर कट बताएं। क्लियर कट अभी वाली नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी कि कोक से पहले ही ना मेरी प्राइस, मतलब कोक करने से पहले ही कितने लेती थी? मैं वही बता रही हूँ ना कि कोक से पहले ही कोक शुरू करने से पहले ही, मतलब यानी कि मेरी जो प्राइस लिस्ट थी वो बेहतर हो गई थी। मैं कोक से पहले जो चल रही थी लाइव शोज़ में, वो इसीलिए चल रही थी कि मैं लाइव परफॉर्मर हूँ, तो वो जगह मैंने बना ली थी अपनी कि ये लाइव परफॉर्म करती है प्रॉपर। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, I think it was 2015 when I clearly started doing live shows, and it started with 5,000 rupees. 5,000 में आप एंट्री कर लेती थी? Yeah. और ठीक उसके एक साल बाद शोज करते करते अपने आप को मनवाते मैं 1.5 लाख तक पहुंच गई थी। 1.5 लाख तक पहुंच गई एक साल में। हाँ सही। देखिए मोटिवेशन मिल रही है लोगों को जो अपकमिंग आना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब क्या मामला आता है, आप कहाँ तक पहुंच गई है? मिलियन क्रॉस कर गई है? यार ये मेरे मैनेजर को पता है, मैं नहीं पूछती उससे। हाँ बट हाँ समझे वही है। हाँ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वाकई। या आई श्योर? या आई एम श्योर। एफबीआर से मैं चाहता हूँ जरा सा थोड़ा सा यहाँ तवज्जो फरमाइए पॉडकास्ट में। मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं देती हूँ टैक्स। देखिए मैं 2019 में मुझे पकड़ लिया था एफबीआर वालों ने। तो आप ज्यादा अमीर है, ठीक है, मैं फिलहाल अमीर नहीं हूँ, मेरा अपना घर नहीं है अभी तक। बात ये है अल्लाह ताला आपको मजीद आपकी कोरमा रोटियां कायम रखे। बात ये है कि आप लोग तो पैसा बनाने की मशीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आप लोग 2 घंटे में इतने पैसे बना लेते हैं कि मतलब है मैं नहीं समझता कोई कंपनी का जनरल मैनेजर भी इतना मैं अक्सर अपने आप को और महीने और एक दिन में मौजूद खवातीन हज़रात 3-3 4-4 कॉन्सर्ट करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ये बात मानती हूँ और मैं इसमें अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ। इंडिया से कोई ऑफर, कोई बात, कोई मामला या इन फ्यूचर इरादा रखती हैं? इरादा बिल्कुल है, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो अगर हम सेम लोग हैं ना, वैसे पाकिस्तान इंडिया के लोग सेम ही हैं,
मतलब कि मतलब हमारी लैंग्वेज भी wise. ऑलमोस्ट, कल्चर भी सेम है, लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सेम है। तो जिसकी वजह से अगर आप अपनी ऑडियंस देखना चाहते हो, जिस लैंग्वेज में आप म्यूज़िक कर रहे हो, तो सिर्फ पाकिस्तान तो एक छोटा, मतलब इट्स अ स्मॉल ऑडियंस, राइट? तो इंडिया इज़ द बिगर बिगर ऑडियंस। तो वहाँ पे तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उस पूरे इंडिया का तो एरिया भी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे ज़्यादा आपको मतलब मकबूलियत मिल सकती है। तो येस, आई वुड लव टू वर्क इन इंडिया। और आप मुझे देखें एक तो सिंगर ने बताया था, बड़े मशहूर सिंगर ने, कि नादिर वहाँ एक जगह है नोएडा, हाँ, अगर आप एक दफ़ा वहाँ कॉन्सर्ट कर लें तो 5 साल तक बारी नहीं आती है उस यूनिवर्सिटी में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही इतनी है। यूनिवर्सिटीज़ हैं और इतने वहाँ पे कॉन्सर्ट्स की हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है और वहाँ पे म्यूज़िक से बहुत लोगों को प्यार है। लोग म्यूज़िक की इज़्ज़त करते हैं और मैंने अक्सर सुना है अपने सीनियर म्यूज़िशियंस से, जो भी हमारे जिनको हम मतलब जो हमारे पाकिस्तान के मकबूल सिंगर्स हैं, सीनियर म्यूज़िशियंस, वो जब भी इंडिया गए, तो जिस लेवल की इज़्ज़त वो लोग देते हैं ना, वो शायद ही आपको यहाँ मिले, कि वो आपके पैरों में गिर जाते हैं। उनका प्यार उस तरह से है। सो फैन्स तो फैन्स है, चाहे वो जिस जगह के भी हों। एंड आई थिंक फैन्स जब फैन्स होते हैं ना, तो उसके लिए वो कंट्री, वो वाली चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, वो सब नलिफाई हो जाती हैं। तो उस नज़रिए से देखना नहीं चाहिए किसी को भी हेट की। थैंक यू सो मच नताशा। थैंक यू नादिर, मुझे टाइम का पता भी नहीं चला। टाइम का पता नहीं चला, उम्मीद है कि आप लोगों को भी टाइम का ना पता चले और आप मज़ीद तरक्की करें, आमीन, थैंक यू। मज़ीद आपके हिट आए हमारे पास, थैंक यू, और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। थैंक यू, थैंक और यू। इस ख़वातीनो हज़रात इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और नताशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।